क्या मिलेगा इस दहेज पीड़िता को न्याय? मानव श्रृंखलाएं बना बना कर दहेज उन्मूलन का दम भरने वाली सुशासन की सरकार में कब तक सिसकती रहेंगी बिहार की बेटियां? आखिर कब तक दहेज की बलि बेदी पर कुर्बान होती रहेगी इंसानियत? हैवानियत की हद पार करती, रोंगटे खड़ी कर देने वाली इस दास्तान की कौन बनेगा निगहबान? और सबसे बड़ा सवाल कि कब मिलेगा इस पीड़िता को इंसाफ? दरअसल कहानी कुछ इस प्रकार है कि गोपालगंज जिले के थावे थाना क्षेत्र का रहने वाला एक परिवार अपनी बेटी की शादी का सपना संजोए पहुंच जाता है ग्राम उसरी, थाना MS नगर, जिला सीवान, और बेटे वालों की मांग पूरी करते हुए लगभग 10 लाख रुपए का दहेज देकर अप्रैल 2009 में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर देता है। शादी संपन्न होने के कुछ ही दिनों बाद जब गौना की बात आती है सामने आता है बेटे वालों का घिनौना चेहरा और फिर रखी जाती है एक स्विफ्ट डिजायर कार की मांग। आखिर कई बार के मान मनौवल और दहेज में कुछ रुपए और देने के बाद 2018 में जब होता है गौना तो सामने आता है एक और घिनौना सच इतना घिनौना कि सुनकर इंसान शर्म से पानी पानी हो जाए। सामने आता है लड़के का किसी और लड़की के साथ नाजायज संबंध। जी हाँ, लड़का रविकांत शर्मा अपने उस नाजायज संबंध वाली लड़की को देता है दुलार और प्यार, जबकि अपनी ही ब्याहता पत्नी को देता है दुत्कार और ढाता है अपनी ब्याहता पर असह्य अत्याचार, जिसमें पूरा साथ देता है लड़के का पूरा परिवार, क्योंकि इस परिवार की कहानी भी बड़ी विचित्र है। जी हाँ, यह परिवार है कलावती विनोद शर्मा। कलावती विनोद शर्मा के 2 बेटे श्रीकांत शर्मा और रविकांत शर्मा। बड़ा बेटा श्रीकांत शर्मा भी खेल चुका है इसी तरह का एक घिनौना खेल जैसा छोटा लड़का रविकांत शर्मा खेल रहा है इन दिनों। सूत्रों की माने तो श्रीकांत की शादी भी पूरा दान दहेज लेकर हिंदू रीति रिवाज से हुई, लेकिन उसने भी अपनी ब्याहता पत्नी को घर से निकाल दिया और आज भी किसी मराठी लड़की के साथ रहता है। और ठीक यही खेल खेल रहा है छोटा लड़का रविकांत शर्मा, जिसका पुणे की एक लड़की से है अवैध संबंध, और उसी अवैध संबंध की आड़ में वह करता है अपनी ही ब्याहता पत्नी पर अत्याचार, और अत्याचार की हद ये कि कई बार कर चुका है जानलेवा प्रहार, जिसके गवाह हैं सिर पर किए गए ये वार, जो पति पत्नी के इस पावन रिश्ते को करते हैं तार तार। लेकिन फिर भी शर्मसार नहीं होता यह परिवार, और महज 1 साल के अंदर दुनिया के सारे जुल्म और सितम से रूबरू हो जाती है एक गरीब की बेटी। यह कहानी यही समाप्त नहीं होती। इससे भी भयानक सच तब सामने आता है जब लोगों के पंचायती और मान मनोबल के बाद यह लड़का अपनी ब्याहता के साथ रहने को हो जाता है तैयार, लेकिन मन में एक भयानक साजिश लेकर। जी हाँ, यही साजिश लेकर यह परिवार अपनी ब्याहता पत्नी और उस अवैध संबंधों वाली लड़की को लेकर हनीमून मनाने के नाम पर पहुंच जाता है काठमांडू, नेपाल, जहां एक होटल में नशा खिलाकर बेहोशी की हालत में अपनी ब्याहता को छोड़कर हो जाता है यह पूरा परिवार फरार। और सुबह जब होश में आती है यह पीड़िता तो उजड़ चुका होता है इसका संसार। आफत का पहाड़ अपने सिर पर उठाए यह पीड़िता होटल वालों के अपने मायके के लोगों से संपर्क करती है, जहां नेपाल पुलिस महज एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेती है। और यह बेटी जब उस अवैध संबंधों वाली लड़की से अपने पति के बारे में पूछती है तो वह किस तरह से लड़ती है पूरे अधिकार के साथ, और ब्याहता से बोलती है तू उसे छोड़ दे, तूने उसकी जिंदगी तबाह। बात किया था लास्ट टाइम, तो उसके बाद तुमने बोला कि हमारा कांटेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी उसके बाद तुमने कांटेक्ट रखा। अगर ऐसा कुछ पता है तो प्लीज बता दो ना, प्लीज। क्या मिलेगा किसी की जिंदगी बर्बाद करके? क्यों? तू पागल है क्या? अरे तू पागल हो क्या यार? मैं क्यों पागल? सच में पागल हो गई हूँ, 3 दिनों से ढूंढ के हमारी जिंदगी बर्बाद की। आज अगर रवि कुछ भी है ना तो तुम्हारे कारण है। अच्छा खाता लड़का था, अच्छा खाता, तुमने उसे बर्बाद कर दिया। तुमने बर्बाद
कर दी तुमने उसको, हम दोनों की तुमने खुशियां बर्बाद कर दी। मैंने तुमने चुपचाप कुछ बर्बाद नहीं कर बोला, दी, एक कुछ भी नहीं कहा, शादीशुदा एक शब्द जिंदगी नहीं कहा। बर्बाद कर दी और तुमने अगर अभी रवि शिवांगी। को कुछ भी हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम देखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अगर मेरे पति को कुछ भी हुआ तो। बहरहाल नेपाल पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली है, लेकिन अब ये सारा इंसाफ करना है बिहार पुलिस को, क्योंकि अब थावे की यह बेटी कानून की शरण में है। थावे थाना कांड संख्या 114-20, जहां पुलिस ने आईपीसी के विभिन्न धाराओं में केस तो दर्ज कर लिया है, जो अंडर सेक्शन आईपीसी 341, 329, 325, 307, 498A, 494, 504, 506, 34 और 3/4 ड्यूरी एक्ट। परंतु सवाल है कि महज केस दर्ज कर लेने मात्र से क्या बिहार की इस बेटी को मिलेगा इंसाफ, तब जबकि रविकांत को छिपाकर यह परिवार पुणे में जाकर छिपा बैठा है। क्या बिहार पुलिस कर पाएगी इस केस का अनुसंधान? क्या मिलेगा इस बेटी को सुशासन की सरकार में इंसाफ? बड़ा सवाल। आपका नाम और पता बताइए। मेरा नाम ज्योति शर्मा है। मैं थावे चित्तूर गाँव से हूँ, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट। मेरी शादी सिवान जिले में MS नगर थाना से हुआ था, उधर उसरी गाँव है। मेरी शादी, मेरे ससुराल वाले सब पुणे रहते हैं, इधर रहते हैं और पुणे पूरा फैमिली रहता है। तो क्या क्या कैसे क्या घटना हुई है आपके साथ, थोड़ा बताइए। मेरी शादी उधर जब 2009 में हुई थी और गौना का इधर मेरे यहाँ रस्म रहता है कि 4 साल पे, 2.5 साल पे, 5 साल पे गौना होगा। लेकिन मेरे ससुराल वालों ने बोला कि हम 5 साल पे गौना करा लेंगे। लेकिन जब 5 साल हुआ, मेरे घर वालों ने बोला कि गौना का डेट निकल आया तो अभी गौना करवा लेते हैं। तो फिर मेरे ससुराल वाले बोलने लगे कि नहीं, अभी लड़का मेरा इसरो का पढ़ाई कर रहा है, जब तक उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती हम लड़की को अपने घर नहीं ले जा सकते, गौना नहीं करा सकते। तो फिर मेरे पापा ने बोला कि ठीक है, आप लोग कब करवाएंगे गौना, ये तो बता दीजिए। तो फिर वो बोले कि मेरे लड़के की जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते, जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो हम बोलेंगे आपको गौना करने के लिए। 2018 में आपका गौना हुआ, जब आप वहाँ पे गए तो क्या देखा आपने? जब मैं वहाँ पे गई तो मेरे इधर उसरी के गांव वाले घर पे 2-4 दिन तक रखे लोग मुझे, और उसके बाद पूरी फैमिली लेकर साथ में पुणे चले गए। जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे एक लड़की औरत पहले से ही थी। क्या नाम था उसका? शिवानी शर्मा। शिवानी और आपके पति का आपस में क्या संबंध है? जब मैं वहाँ पे गई तब मैंने पूछा उन लोगों से कि कौन है ये, तो उन्होंने बताया कि उसकी फ्रेंड है। लेकिन जब मैं वहाँ पे रहने लगी तो उनके थोड़ा स्वभाव से या फिर मेरे पति के साथ ज़्यादा क्लोजअप उनकी देखकर मैंने फिर से क्वेश्चन किया तो उन लोगों ने बोला कि दोस्ती है। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो दोस्त नहीं, उनका अफेयर चल रहा है। आपके पति का व्यवहार, आपके सास ससुर और भसुर का व्यवहार आपके साथ कैसा था वहाँ पे? मेरे साथ उनमें से किसी का भी व्यवहार अच्छा नहीं था। मेरे पति मुझे बात बात पे ऐसे मारता था, पीटता था, गाली गलौज करता था। मेरे सास ससुर जो थे वो भी ऐसे दहेज के लिए बोलते थे कि तेरे बाप ने गाड़ी का पैसा बोल के नहीं दिया, गाड़ी बोल रहा था कि देंगे, स्विफ्ट कार बोल रहे थे देने के लिए लेकिन दिया नहीं तेरे बाप ने। बार बार मुझे मारते पीटते। आपके साथ कभी कोई बड़ी मारपीट भी हुई? हाँ, एक बार मेरे पति जब शराब पीकर आया और मुझे बहुत ज़ोर से मारा धक्का, तो मेरे सिर पे इतना जख्म हो गया, तब मैं बेहोश हो गई थी। तो मुझे वहाँ पे हॉस्पिटल लेकर गया गया, तब मुझे बहुत ज़ोर से दीवार से टकरा गई थी और वहीं पे बेहोश हो गई थी। तो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, जब शायद तो उसने बोला था MRI करने के लिए। फिर डॉक्टर के पास लेकर गए, उस डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर के पास रेफर कर दिया MRI करके, और फिर वहाँ पे मुझे मेरे सर का सर्जरी करना पड़ा, जिस पे बाल अब कभी नहीं आ सकते। आपने घर वालों को सूचित किया? घर के लोग गए थे, पंचायती वगैरह हुई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने माफ़ी मांगा और बोला कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा कभी नहीं होगा, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती से मेरे से हो गया, आप दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। नेपाल में आपके साथ क्या घटना हुई है? नेपाल में वहाँ से मुझे जब मेरे पापा से माफ़ी मांग लिए तो फिर वो लोग पूरी फैमिली बोलने लगे कि चलो अब सब ठीक हो गया है तो चलो तुमको थोड़ा घुमा कर लाते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से घर पे झगड़े चल रहे हैं, तो चलो हम घूम कर ही आते हैं। पूरी फैमिली मुझे साथ में लेकर नेपाल में गई, नेपाल काठमांडू में। वहाँ पे जाने के बाद मैंने देखा कि वो शिवानी लड़की जो थी वो पहले से ही ऑलरेडी वहीं पे थी।
तो क्या हुआ था होटल में आपके साथ? वहाँ पे मुझे रात को खाना खिलाया और बोला कि तुम सो जाओ, हम लोग नीचे बैठे हैं। तब तो मैं सो गई, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे इतना गहरा नींद आ गया। और सुबह जब उठ के देखी तो सब लोग गायब थे। फिर मैं होटल वाले की मदद से अपने घर पे कांटेक्ट किया। वहाँ से मेरे भाई और एक रिश्ते का नेपाल के ही रहने वाले मेरे चाचा, उनको वापस बुलाया वहाँ पे। तो वहाँ के नेपाल पुलिस के पास गए। तो फिर उन्होंने बोला कि इतना मैटर तो हम नहीं लिख सकते, सिर्फ आपके हस्बैंड का गुमशुदगी के घर रिपोर्ट दर्ज करते हैं, बाकी का कार्रवाई आप बिहार जाके कीजिए। घर आने के बाद आपने थाने में कोई आवेदन दिया, पुलिस को संपर्क किया क्या? नहीं, घर मेरा सारा जेवर लेकर सब भाग गए। सुबह में जब होटल वाले से पूछा कि कहाँ है सब, तो वो लोग बोले कि वो तो सुबह ही निकल गए तुमको छोड़ के। फिर मैंने उनकी मदद से अपने भाई को बुलवाया और वहाँ नेपाल पुलिस के पास कंप्लेन किया। तो फिर उन्होंने बोला कि इतना मैटर हम नहीं लिख सकते, सिर्फ तुम्हारे पति का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करते हैं, बाकी की कार्रवाई तुम अपने गाँव जाकर करना। फिर जब मैं यहाँ पे आई तो मेरे पापा मम्मी, मैंने बोला कि जब तुम पता करो उनके घर पे। जब हम अपने ससुराल गांव वाले उसरी वाले गांव में गए तो वहाँ पे मेरे पति और सिर्फ शिवानी शर्मा लड़की नहीं थे, बाकी सारे लोग वहीं पे थे। तो फिर मेरे पापा ने बोला कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, मेरी बेटी को वहाँ पे छोड़ के क्यों वापस चले आए। तो सब ने बोला कि अभी यहाँ पे चिल्ला चिल्लाहट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग थाने जाओ, हम थाने आकर ही बात करेंगे। फिर उसके दूसरे दिन वहाँ से कुछ अनजान लोग थे, मुझे नहीं पता वो कौन थे, और इनके बेटी दामाद जो सुनील पांडे थे, वो उनके बेटे और वो पति पत्नी दोनों आए मेरे घर पे और मेरे घर पे बातें होने लगी। तो फिर उन्होंने ऐसे गुस्से में बोलने लगे कि जाओ, अगर क्या कर लोगी, मेरे बेटा एक नहीं 10 शादी करेगा, क्या करोगे तुम लोग, जो करना है कर लो, रहना है तो रहो, नहीं तो नहीं आएगा, मेरा बेटा नहीं आएगा। और मुझे मेरे पापा को धमकी देकर चले गए कि ज़्यादा बकबक किया तो तुमको ये करवा देंगे, मार देंगे, जान से ये कर देंगे। तो आपने थाने में आवेदन दिया है क्या? उसके बाद हमने थाना में एप्लीकेशन दी। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम उनसे न्याय चाहते हैं।